नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धोखाधड़ी के मामले में जबलपुर के बंटी और बबली को 4 वर्ष का कारावास। कत्लखाने ले जाते 138 मवेशी किए गए जब्त, आरोपी फरार। पुलिस व गौ रक्षकों की संयुक्त कार्यवाही में मिली सफलता। जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन अनिश्चित काल के लिए बंद। रोजाना 200 लोगों को हो रही परेशानी। कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने की आत्महत्या। चरेगांव के मोरिया की घटना। नक्सली खौफ के बीच जिले के सभी बीटों में हुई बांस कटाई शुरू। शासन को बेहतर राजस्व मिलने की उम्मीद। पीएम आवास के लिए एक बार फिर बोट्टा हजारी की 104 हितग्राहियों ने लगाई गुहार। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के लिए दोबारा हुआ आदेश जारी। जल्द पालन किए जाने के आदेश। 5 दिसंबर को आयोजित की जाएगी पटवारी परीक्षा की 5वीं काउंसलिंग। और आदिवासियों को जन्म और 13वीं के लिए अनाज देने की योजना पर नहीं हुआ अमल। समाज के लोगों में आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। धोखाधड़ी के मामले को लेकर हरियाणा पुलिस ने बालाघाट जिले में दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा राज्य के हिसार जिले में मिलगेट थाना में धारा 420-406 चिटफंड के तहत यह अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी धर्मेंद्र मेश्राम निवासी पाला किरणापुर और अतुल अर्जुनवार किरणापुर को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई के लिए हरियाणा लेकर गए। जिले के लामता थाना के अंतर्गत चरेगांव क्षेत्र के मोरिया गांव निवासी किसान जगदीश उराड़े ने कर्ज अधिक होने की वजह से आत्महत्या कर ली। किसान के पुत्र मिथुन उराड़े ने बताया कि रविवार को दिन के समय सभी लोग खेत गए हुए थे। पिता घर में अकेले थे। पड़ोसी ने बताया कि शायद उनके पिता ने किसी अज्ञात वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। जब तक कुछ समझ पाते उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता पर अलग अलग बैंकों का 5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। शायद मौत की वजह यह भी हो सकती है। ये हम सब लोग खेत चले गए थे, मम्मी और मैं घर में सिर्फ बस हो गया। उसके बाद किसी आके बताया हमको खेत में, तो ये इन्होंने गोली खा लिए थे। अच्छा, क्यों खाया, क्या वजह लगती है आपको? अब वजह कर्ज तो बहुत हो गया था, 4-5 लाख का कर्ज अभी भी। क्या क्या कर्ज था? सोसाइटी का भी, स्टेट बैंक का भी है, और प्राइवेट का भी है, और श्री राम फाइनेंस के यहाँ का भी है। कर्ज क्यों लिया था कर्ज इन्होंने? वो तो 2 साल पहले का कर्ज था वो। अच्छा, क्यों किस वजह से लिया था इन्होंने? शादी वादी करने इसके लिए। अच्छा, खेती बाड़ी के लिए भी यूज के लिए? खेती बाड़ी के लिए। और सोसाइटी वगैरह का भी कर्ज है क्या? कितना रहा होगा सोसाइटी का कर्ज? सोसाइटी का 1.5 लाख है, और स्टेट बैंक का भी है। अच्छा, कब लिया था सोसाइटी का कर्ज? ये तो 2 साल पहले। तो क्या वजह लगती है आपको, क्या कर्ज की वो वजह से इनने ये कदम उठाया था? हो सकता है। 24 नवंबर को लांजी में अखिल भारतीय गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में नगर में उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं युवा संस्कार सम्मेलन देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या के सानिध्य में संपन्न हुआ। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में सर्वप्रथम मां गायत्री शक्तिपीठ में मां गायत्री जी का पूजन अर्चन विधि पूर्वक करने के उपरांत शक्तिपीठ परिसर में निर्मित माता भगवती देवी शर्मा प्रशिक्षण सभागृह का लोकार्पण किया गया। इस दौरान श्री पंड्या ने स्थानीय गायत्री परिवार के सभी सदस्यों से मेल मुलाकात कर परिचर्चा की। सभागृह की शुरुआत हो रही, वो प्रशिक्षण किसका देना है? समाज का देना है, कार्यकर्ताओं का देना है, बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण है, स्वावलंबन का प्रशिक्षण है। अपने पास योजनाओं की कमी नहीं है, सिर्फ संकल्प वाले लोगों की आवश्यकता है। वो प्रशिक्षण सभागृह सबका है, और खासकर इस क्षेत्र के साथ तो विशेष एक भाव आ जाता है, क्योंकि जो लोग इस क्षेत्र के हैं, कार्यकर्ता हैं, बैतूल से लेकर मुल्ताई, बालाघाट से लेकर अपना जितना क्षेत्र है यहाँ का, एक से एक बढ़कर के कार्यकर्ता आपको देखने को मिलते हैं। सभी सुखी हो, सब साहिब हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सब साहिब हो, जन जन पर
9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी समाज को सौगात देते हुए जन्म और 13वीं के अवसर पर अनाज दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिससे 3 महीना बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। इस विषय पर जब पद्मेश की टीम ने आदिवासी समाज के जिम्मेदार जनों से बात की तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम बताते हैं कि आदिवासी समाज में जन्म और मृत्यु और 13वीं का बड़ा महत्व है। इस दौरान सरकार के द्वारा समाज में जाने की घोषणा की गई कि वह केवल वोट बैंक की राजनीति का पुलिंदा था, उसकी पोल खुलकर सबके सामने रह गई। इसमें अभी तक तो किसी प्रकार का ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि कहीं इस रूल्स को फॉलो किया हो, और मैं नहीं चाहता कि ये उचित निर्णय है, क्योंकि हमारी एक अस्मिता है, एक हमारा जो कल्चर है वो शुरू से चले आ रहा है। कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से मिलकर या पारिवारिक रूप से मिलकर इन सब चीज़ों को कर लिया जाता है। इस प्रकार की खैरात बांटकर हम आदिवासी को और नीचे दिखाने की एक कोशिश है। बस मैं यही मानता हूँ, मेरा नज़रिया यही सोचने का। सर क्या लगता है सर कि आदिवासियों को खरीदने के लिए घोषणा की गई? बस यही है, वोट बैंक तैयार करने के लिए इस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जाती है। तो अभी तक फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, इसमें या गाइडलाइन कुछ आई कि नहीं आई? मेरे हिसाब से तो जहाँ भी मैंने गया है वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि इस चीज़ को अनुपालन हो रहा है। आदिवासी विकास परिषद के जिला प्रवक्ता पीतम सिंह उइके बताते हैं कि अगर सरकार को कुछ करना है तो जिले के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाए। सरकार के पास सैकड़ों पद खाली पड़े हैं, उनमें भर्तियां करवाएं, जिससे युवाओं को रोजगार मिले तो समाज का उत्थान हो सकेगा। देखिए, सबसे पहली बात है वो प्रदेश के प्रमुख हैं, और जब समाज का विसराल रूप देखते हैं तो किसी न किसी प्रकार की घोषणा की जाती है। ये घोषणा करके उन्होंने आदिवासियों का एक छोटा सा मन जीतने का प्रयास किया था, परंतु अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं एक बात कहूँ कि ये घोषणा करना, 1 क्विंटल चावल दे देना, बच्चा पैदा हो गया तो वो दे देना, 13वीं करवा लेना, ये सारी बातें बेबकवास है। अगर मान लो कि बात अगर समाज की इतनी ही चिंता है तो समाज में जो फैली हुई जो बेकार बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए कम से कम बहुत सारे रिक्त पद हैं, उन पदों पर उनके बच्चों को नियुक्ति दी जाए, ताकि कम से कम वो, या फिर उन बच्चों को जो खाली पीली हैं उन लोगों के लिए स्वरोजगार उत्पन्न कराया जाए। ये सबसे बड़ी घोषणाएं होंगी। अभी मान लो कि बात अगर बैंक से अगर या किसी उद्योग विभाग से अगर मान लो कि बात किसी प्रकार का लोन दिया जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स और उसकी कार्रवाई करते करते ही आदमी इतना नर्वस हो जाता है कि लोन लेना भी नहीं चाहता। तो उसमें सुगमता लाए, तब कोई बात अच्छी होगी कि आदिवासी का बच्चा अगर मान लो कि बात किसी भी कार्यालय में जाता है तो उसकी काम उसका जो कोई भी कार्य हो वो सहजता के साथ में होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें रखें तो कुछ बात हो। तो क्या ये नीति गलत है? नहीं, ये नीति गलत नहीं है। ये उन लोगों के लिए मापदंड तो आपने ठीक है 9 अगस्त को तुमने कह दिया, आपने कह दिया कि भाई ये 9 अगस्त को कि आदिवासी समाज के लिए ये चीज़ें उपलब्ध हैं। आदिवासी समाज में काफ़ी लोग सक्षम भी हैं जो अपनी ये खर्च तो कर सकते हैं। वो जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए अगर करें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, परंतु ये कोई घोषणा करने की बात नहीं है। मदद करने वाला किस हाथ से मदद करे ताकि दूसरे वाले को भी पता न चल सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। बिरसा ब्रिगेड के जिला संरक्षक रमेश कुमार टेकाम तो सीधे शब्दों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई घोषणा को उस तबके के लिए बड़ा बता रहे हैं जो निश्चित तौर पर उस लाभ के हकदार हैं। तो उस घोषणा का तो अमल में नहीं लाया गया है, और जो घोषणा की गई है वो उनके लिए उचित है जो बिल्कुल ही गरीब से गरीब है। आदिवासी संपूर्ण समस्त आदिवासियों के लिए नहीं होना चाहिए, आदिवासी को सक्षम भी है। और ऐसी घोषणाएं बिल्कुल गरीब है जिनके घर में खाने को अनाज नहीं, उनके लिए तक तो ठीक है। यदि जो सक्षम भी है और उसको यदि ये सुविधाएं दी जाएगी तो वो मतलब अपनी कर्मठता से हटेगा, मतलब आलसी बनेगा, आगे कमाने का प्रयास नहीं करेगा। ये बिल्कुल गरीब के लिए तो जहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी भी अमल में कोई नहीं लाया गया है। मतलब मदद तो करे, गरीब से गरीब की मदद करे, जो घोषणाएं कही है अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको रोजगार देने का प्रयास करे ताकि अपने जिले से, अपने घर से, अपने गाँव से पलायन नहीं कर सके। पलायन नहीं होना चाहिए। क्या मानते हैं आप इस नीति को, जो घोषणा जो कर दी उस घोषणा को? ये नीति तो अच्छी है, लेकिन उनके लिए है जो गरीब से गरीब है। सिर्फ आदिवासी की बात ना करे, गरीब आदिवासी की बात करे और गरीब आदिवासी की मदद करे इस तरीके से, ताकि वो आदिवासी पलायन। आदिवासी विकास परिषद के मंडल अध्यक्ष भरतलाल मडावी के अनुसार सरकार ने जन्म और मृत्यु के दौरान जो अनाज देने की घोषणा की गई थी उसे तो पूरा नहीं किया और शायद उसे देने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि समाज के लोगों के द्वारा सहयोग से इन सब कार्यक्रमों को वर्षों से पूर्ण किया जा रहा है। अगर कुछ करना ही है तो फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि सहित अन्य कार्य किए जाने की ज्यादा जरूरत है। ये अमल तो अभी तक मैं देहात में देखा, कहीं पर भी उनकी बातें अमल में नहीं, बल्कि नवरात्र की जो छुट्टी का जो उन्होंने घोषणा किया था हमारे समाज के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो हमारी एक संस्कृति व्यवस्था के अंतर्गत त्यौहार मनाने का था, इसलिए वो छुट्टी तो ठीक है, लेकिन जो हमारे समाज में जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग इस काम को पूरे जन सहयोग से, हमारे समाज की सहयोग से करते हैं हम लोग, ये मरने का और जन्म का, तो सरकार से आवश्यकता नहीं थी। और जैसे इन्होंने कर्ज माफ़ी जो कहा था सरकार ने, तो कर्ज माफ़ी हमारे लिए उतना उचित नहीं है, बल्कि हमारे जो फसल है उसका वाजिब दाम अगर बढ़ाकर सरकार अगर लेती है उचित मूल्य से, तो वो ज़्यादा फल, लेकिन कर्ज माफ़ी ये कोई खास मुद्दा नहीं है। आदिवासी विकास परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश धुर्वे बताते हैं कि सरकार को जिले में रोजगार, स्वरोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान करने चाहिए। मदद तो ठीक है, लेकिन रोजगार मिलेगा तो मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सरकार तो योजनाएं बहुत सारी चला रही हैं, जितने भी ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, परंतु जो वस्तु स्थितियाँ सामने आई हैं 70 सालों से आपने देखा है कि आज़ादी के बाद आज भी समाज का वो जंगलों में रहने वाला आदमी आज मुख्य धाराओं से जुड़ने की आवश्यकता है, उनको एजुकेशन की आवश्यकता है, उनको रोज़गार की आवश्यकता है। और ये सब चीज़ें जब तक निर्मित नहीं होंगी, और ये कब निर्मित होती हैं, जब कहीं पे उद्योग धंधे लगते हैं तो रोज़गार पैदा होता है। बालाघाट ज़िले के अंदर देखिए कि आज भी कोई फैक्ट्री है क्या जहाँ पे रोज़गार के अवसर नवयुवकों को मिले, कोई उद्योग धंधा यहाँ पे खुला है। ये सब वस्तु स्थितियाँ ज़िले की है, तो इस पे मध्य प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि चावल 1 कुंटल दे रहे हैं या जो भी योजनाएं ट्राइबल के लिए चला रहे हैं वो उचित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन से लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को जोड़िए, रोज़गार से आने वाली पीढ़ियों को जोड़िए, जिससे उनका आने वाली पीढ़ी अच्छे से एजुकेशन पाएगी, अच्छी जगह पे रहेगी, अच्छा आगे अपना डेवलपमेंट हो। निश्चित ही आदिवासी समाज में जन्म और मृत्यु बड़े महत्वपूर्ण कार्यों में गिने जाते हैं, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा भोज सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन वर्षों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि इन कार्यक्रमों में समाज के लोग एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। सरकार ने इन्हें देखते हुए इन दोनों कार्यक्रमों में अनाज दिए जाने की घोषणा की थी, जिसे वक्त बीतने के साथ पूरा नहीं किया गया। आज समाज में इस बात को लेकर विरोध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह ओइके की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में एक बार फिर प्रतिवर्ष अनुसार बांस कटाई शुरू हो चुकी है, जिस पर नक्सलवाद का खौफ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बेखौफ तरीके से बांस कटाई का दौर चल रहा है, जिससे शासन को बड़ी आमदनी होने की एक बार फिर उम्मीद लगाई जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते कई वर्षों तक बांस कटाई के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य लगातार प्रभावित होता है। इसकी बड़ी वजह नक्सलवाद और नक्सलियों के बड़े विरोध को बताया जा रहा है। दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी डॉक्टर ए अंसारी के अनुसार वर्तमान समय में बांस कटाई में कहीं भी कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। एक बड़ी बात बार बार सूत्रों के पूर्व घटनाक्रम को देखकर सामने आ रही है कि बांस कटाई पर जब तक नक्सलवाद का समर्थन ना हो तब तक कटाई नहीं की जा सकती। शायद वर्तमान समय में चल रही संपूर्ण बांस कटाई को भी इन बातों से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि मजदूरों की मजदूरी और कई मुद्दों पर नक्सली पहले विरोध जता चुके हैं। जिला अस्पताल में बीते 15 दिनों से एक्सरे मशीन खराब हो गई है। इस कारण एक्सरे पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब नई मशीन आने तक यही हालात बने रहेंगे। जिला अस्पताल में पदस्थ रेडियोग्राफर नीलेश कुमार गौतम ने बताया कि यह मशीन 1995 की है और उस पर वर्कलोड बहुत अधिक था। इस कारण बीते दिनों ये खराब हुई। इंजीनियर ने लिखित रूप से प्रमाणित कर दिया कि मशीन जर्जर हो चुकी है और इसे केवल डिसमेंटल किया जा सकता है। यह जानकारी वरिष्ठ स्तर पर दे दी गई है। मशीन बहुत पुरानी 1995 की लगी हुई मशीन है और पुरानी होने के कारण और वर्कलोड जिला चिकित्सालय में ज़्यादा है। केवल हमारे जिला चिकित्सालय में एक ही मशीन है जो 300 की है
कितनी 500 mA की मशीन होना चाहिए, क्योंकि जिला चिकित्सालय में बहुत ज़्यादा, कम से कम 75 से 100 एक्सरे पर डे होते हैं। एक्सरे मशीन के बंद होने से रोजाना 200 लोग निजी अस्पताल में एक्सरे कराने पर मजबूर हैं। ऐसे ही एक पीड़ित ने अपनी परेशानी हमें बताई। क्या नाम था? ये भाई का हाथ फ्रैक्चर हो गया, उंगली, उसको चेक यानी एक्सरे कराने आए थे, नहीं हो पाया अभी। क्यों, क्या बोल रहा है? ये मशीन खराब है, छोटी बड़ी वाली, अलग करवाना पड़ेगा प्राइवेट में। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र बताते हैं कि इस विषय पर उनके द्वारा अपने वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है। जैसे ही नई एक्सरे मशीन आती है उसे जल्द से जल्द स्थापित कर शुरू करवाया जाएगा। उनका कहना है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसकी वजह से पूरा मशीन जितनी भी है वहाँ पे पूरा ख़राब हो गई, जल गई, वो किसी मतलब काम लायक नहीं हो, कंडम के लायक है। उन्होंने ऐसा लेकर के हमको दे दिया था। उसके विषय में मैंने अपने कलेक्टर साहब महोदय को भी सूचित कर दिया था और वो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं नई मशीन लगाने के लिए। और हमने अपने ऊपर जो हमारे MD मैडम हैं और कमिश्नर मैडम अपनी जो वो हैं PS मैडम, उनको भी मैंने यहाँ से ईमेल करके भेज दिया हूँ। तो इसलिए उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करेंगे। वो क्या एक्चुअल क्या होता है कि शासकीय व्यवस्था है, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी जो PS मैडम है और कमिश्नर मैडम जो है, कमिश्नर सर हैं और MD मैडम इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके काम करती हैं। और पटवारी चयन परीक्षा 2017 की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जिले के लिए जारी प्रतीक्षा सूची से मेरिट के आधार पर चयनित पटवारी उम्मीदवारों को 5वीं काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन 5 दिसंबर प्रातः 11 बजे से नवीन कलेक्टर कार्यालय सिविल लाइन बालाघाट में रखी गई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची से मेरिट के आधार पर चयनित पटवारी उम्मीदवार काउंसलिंग में उपस्थिति के समय दस्तावेजों की मूल प्रति लाने कहा गया है। दस्तावेजों में स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी डिग्री, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं बोर्ड की अंक सूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्त जनों द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रमाण पत्र तथा 50 रुपए का स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र लाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश सरकार के चुनावी वचन पत्र में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का मुद्दा शामिल था। इसकी घोषणा तो कर दी गई, लेकिन मैदानी स्तर पर इसका अमल नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर प्रदेश शासन को याद आई कि पुलिसकर्मी साप्ताहिक अवकाश के लिए परेशान हैं। इस पर पुनः आदेश जारी कर दिया गया कि उन्हें एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से आदेश दिए गए थे। एक बार पुनः पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी कर आदेश दिए हैं कि थाना एवं विशेष सशस्त्र बल कंपनियों में तैनात पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने के लिए आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत जागपुर की बौद्ध समाज महिला संगठन की सदस्यों ने 25 नवंबर को थाना वारासिवनी पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम के व्यक्ति राजकुमार होमनेकर, जो मिस्त्री का काम करता है और शराब पीने का आदी है, जो प्रतिदिन शराब के नशे में समाज की महिलाओं को देखकर बुरी बुरी व अश्लील गालियां देता है और यदि कोई महिला गाली बकने से मना करती है तो महिलाओं के सामने उनके नाम लेकर नारी सम्मान को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है। और हमारे ग्राम जागपुर में राजकुमार हुमनेकर हैं, उसकी पत्नी है भागवंता हुमनेकर, उसकी बहन है जानका और दूसरी एक बहन है भूरी। ये तीनों चारों मिलकर के समाज वाले को इतनी गालियां और इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि वो सुन नहीं सकते। हम बौद्ध समाज के हैं जी, पूरे बौद्ध समाज को गाली देते हैं और यहाँ तक कि वो लाठी डंडे ले करके समाज वालों के घर के सामने ज्यादा की निकल को ऐसा वैसा बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं कि वो भी बौद्ध ही समाज का है। बौद्ध समाज का ही। जागपुर की महिलाएं एक व्यक्ति और उसके परिवार राजकुमार हुमानकर की शिकायत लेकर आई थी और उनके द्वारा बताया जा
जा रहा है कि जो वो पुरुष है वो भी गालियाँ बकता है, उसके परिवार की महिलाएं हैं वो भी बदसलूकी करती हैं और सारी चीज़ें हैं। वर्तमान में उनने आकर जो है आवेदन पत्र दिया है, जिसकी जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई है, वो संपन्न की जाएगी। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला प्रशासन व रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा बालाघाट महोत्सव आनंद उत्सव मेला का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। बैठक में सोमवार को यह तय किया गया। आयोजित इस बैठक में जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने मेले में प्रशासन के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। पूरा सिस्टम है ये जो ड्यूटी की सीटें है अभी इसमें जितना जल्दी बना है फायर एग्जिट्स इमरजेंसी जल्दी में वहाँ से बना दो चार चीज़ें एसपी साहब ने वैसे सारी बातें कवर कर ली है कि सिक्योरिटी और सुरक्षा का ध्यान हमें विशेष रखना है। हमेशा क्या है कि जब भी किसी बड़ा आयोजन होता है तो उसमें संभावना हमेशा होती है कि कभी कोई डिफॉल्ट हुआ है, कुछ उस कारण से कोई समस्या ना आए, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपके इंजीनियर साहब मंसूरी जी और सेठिया जी ये लोग जब हैं तो कर लेंगे। हमारा इलेक्शन का प्लान भी इस बार सेठिया जी ने साथ में करवाया था, इस कारण से हम इलेक्शन बड़े अच्छे से करवा पाए। तो वो सब चीज़ें बस एक बार आप लोग देख लें। बाकी आपको बधाई कि आप लोग उत्सव से महोत्सव की तरफ जा रहे हैं। अगला शब्द क्या होगा उसके लिए आप लोग सोच लें, महोत्सव से आगे क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपका अच्छे से चलता रहे, बधाई। और जो भी सहयोग की आपको इच्छा होगी वो सहयोग जिला प्रशासन से आपको मिलेगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे, कोई चीज़ ऐसी ना रहे कि जो बताई ना जाए। इनके से अगर कोई आवश्यकता हो तो अगर एडवांस से बता दो तो प्लानिंग एडवांस हो जाती है, बहुत अच्छा रहता है। जो भी सुरक्षा है, नगर पालिका का जो सहयोग होगा, फायर ब्रिगेड आपको लगानी है, वो सारी प्लेस रहे, फायर सेफ्टी आइटम्स, वो सबसे ज़्यादा एक ऐसा होता है कि वो जनरली हम लोग पटाखे की बात पाया तभी इस बार एसपी साहब और हम लोग सीओ मैडम भी उस दिन थी। एसपी अभिषेक तिवारी ने बालाघाट जैसे छोटे शहर में इस तरह के मेलों का आयोजन होने को जरूरी बताया। सोच है व्यापार को, एक स्वस्थ मनोरंजन को, और अपना जो बालाघाट का लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उसको भी मंच मिलता है यहाँ पे। साथ ही आपका जो पूरा एक जो समय आप लोगों ने चुना है कि विंटर वेकेशन वाला जो है, उस समय सभी के पास समय भी है, बच्चों के पास भी पर्याप्त समय है और उनको एक एवेन्यू मिलता है अपने परिवार के साथ समय बिताने का। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रयास है। पहले मेरे ख्याल से कौन सा संस्करण होगा, कितने सालों से चल रहा है? 2006 से स्टार्ट के सब 2 हो गए, मतलब लगातार पिछले 5-6 सालों से लगातार बता रहे हैं कि अच्छा चल रहा है। तो इस बार भी काफ़ी अच्छा आयोजन आप लोग करवाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जैसा सीओ मैडम ने कहा कि जिला प्रशासन का और जिला पंचायत का पूरा उसमें सहयोग रहेगा। सुरक्षा संबंधी लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बोट्टा हजारे में पौराणिक शिव मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गत 23 नवंबर तक भगवान सत्य साईं बाबा का 94वां जन्मोत्सव सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। सत्य साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम भ्रमण के दौरान समस्त मंदिरों से होते हुए शिव मंदिर परिसर पहुंची। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। जगन माता साई जगन माता मम साई जगन माता जय दुर्गा नरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोति विस्तीरः
25 नवंबर को 4 बजे गोंदिया रेलवे लाइन पर एक दिव्यांग लड़की ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार ज्योति पिता तेजलाल मोहारे 28 वर्ष निवासी खुरसौड़ी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रूपझर थाना अंतर्गत बैहर रोड उकवा गुदमा कैंप के आगे मोटरसाइकिल चालक ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक को भी गंभीर रूप से चोट आई है। जानकारी के अनुसार 24 नवंबर की शाम 6:30 बजे राजकुमार बिसेन निवासी रूपझर बैहर रोड उकवा माता मंदिर के पास गुदमा कैंप की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक गाय से उसकी टक्कर हो गई, जिससे असंतुलित होकर मोटरसाइकिल रोड किनारे चल रहे दादी नामक व्यक्ति से टकरा गई। घटना इतनी भयावह थी कि जिसमें दादी नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल चालक राजकुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत बोट्टा हजारी के 104 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाए जाने प्रशासन से मांग रखी गई। ग्रामीणों ने बताया कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत जिले की सभी आवास टोली और शहर के झुग्गी झोपड़ी वासियों को पट्टे प्रदान किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार को एक रैली के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रोड, नाली व स्कूल बनाए जाने की मांग के साथ साथ सभी हितग्राहियों को पट्टे आवंटित किए जाने की मांग की गई। हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ इसलिए आए हैं कि भाई वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के विकास के लिए पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर पैसा मिलेगा तो झुग्गियों का भी विकास होगा, वहाँ रोड बनेंगे, नाली बनेंगे, स्कूल बनेंगे। तो हम लोग केंद्र सरकार का विरोध करने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन में आए हुए, और इसके साथ हम लोग अपनी समस्या को भी लेके आए हैं। जो हमारे मंत्रीगण मंच पर रहेंगे तो हमारे जैसे आगरवाड़ा से पट्टे नहीं मिले, और बारासूनी से और लांजी से, कोचेवाही से, और खासकर बुट्टा हजारी से, वहाँ उनका 104 लोगों का डाटा गायब है, ना डाटा में सेट है उनका नाम। इसलिए हम अपने मंत्रीगण से सब अनुरोध करेंगे कि हमारी समस्याएं जल्दी से जल्दी सुलझाएं, क्योंकि हम लोग शहर के कन्या परिषद छात्रावास की अधीक्षिका सुनीता अडमे पर परिजनों द्वारा आरोप लगाते हुए हटाए जाने की मांग प्रशासन से की गई। कांग्रेसी नेता विशाल बिसेन के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में अभिभावकों द्वारा अधीक्षिका सुनीता अडमे पर बच्चों को परेशान करने, बच्चों से साफ सफाई सहित अन्य कार्य कराने और उनके साथ मारपीट करने सहित नियम के अनुसार नाश्ता न दिए जाने की शिकायत की गई है। जो सभी अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं, ये कन्या छात्रावास जो बालाहाट में आदिवासी कन्या, वहाँ पे उनकी बच्चियाँ रहती हैं और शिक्षण ग्रहण करती हैं। बालाहाट जो ट्राइबल के स्कूल है उसमें ये अभिभावक बालाहाट जिले के कहीं परसवाड़ा, बैहर, बालाहाट से लगे सटे इलाकों आदिवासी क्षेत्र के सभी यहाँ के रहने वाले हैं। इन सभी की एक मांग पर एक जो परेशानी है वो समझ में ये आ रही है कि वहाँ के हॉस्टल का जो स्टाफ है या हॉस्टल की जो वार्डन है वो व्यवस्थित तरीके से बच्चों की देखरेख नहीं कर रही हैं, बच्चों के साथ गलत तरीके से पेश आती हैं, बच्चों के साथ बच्चियों के साथ मारपीट हो रही है, सही समय पर खाना नहीं दिया जा रहा, तो खाने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो सही नहीं है, वो रामायणों पे गाड़ी नहीं उतरती। कई बार कोई बच्चा अगर कंप्लेंट कर दे हायर स्तर पर या अपने स्कूल में जाकर, तो वो बच्चे को खाना नहीं दिया जाता। सारे बच्चियों को कहा जाता है कि उस बच्ची से बात मत करो, उसके साथ मारपीट की जाती है। मतलब इस तरीके की जो अमानवीय जो मतलब हरकतें उस हॉस्टल में हो रही हैं। इसके पहले भी जो है इस हॉस्टल को लेकर काफ़ी शिकायत आ चुकी हैं। हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को माननीय EDM के थ्रू ज्ञापन सौंप के मांग की है कि इसके पहले भी 3 बार जांच कमेटी वहाँ की बन चुकी है, पर उस जांच कमेटी का कोई निष्कर्ष आता नहीं है। और हमने आज उनको फाइनल चेतावनी दी जिला प्रशासन को कि अगर आज की जो हमारी शिकायत है इसके आधार पर अगर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर प्रशासन आगे की जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि अभिभावक या तो एक छात्रा के परिजन हट्टा नहरवानी निवासी ललिता लांजीवार ने बताया कि उनकी बेटी कन्या परिषद छात्रावास में रहती है, जिसे वहां की अधीक्षिका द्वारा भरपेट खाना नहीं दिया जाता। कभी नाश्ता नहीं मिलता तो कभी कच्चा चावल खाने के लिए दे दिया जाता है। इसके अलावा वे उनकी बेटी को तरह तरह से परेशान भी करती हैं। जब वे बेटी से मिलने छात्रावास गई तो अधीक्षिका ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरी बेटी कन्या परिषद हॉस्टल में पढ़ती है, 9वीं क्लास से आज 11वीं क्लास पढ़ रही है। तो इनका खाने पीने में बहुत परेशानी हो रही है। कच्चा चावल शाम सुबह ढंग से खाना नहीं मिलता। कभी आलू की कढ़ी देंगे, कभी चने की कढ़ी देंगे, बटाने की कढ़ी देंगे, और
आए दिन उनके साथ में जैसे कि शाम को मीटिंग होएगी, यानी कि बिना काम की मीटिंग लेगी और मीटिंग लेने के बाद में इनके साइन लेती कोरे कागज़ पे। उसके बाद में जब वो साइन हो गई तो उसमें जो चाहे अपने मन से लिखती है, कुछ लिखना है तो उसको लिखती है, फिर बोलते हैं कि ये मेरे पास में इतना सारा प्रूफ है इन बच्चों के प्रति, ये भी करेगी। और मैं 2-4 बार गई मिलने के लिए, तुम बार बार क्यों मिलने आ रहे हो, तुम्हारा कोई अधिकार है क्या बार बार आने का, ये कोई समय है क्या। अपन नाश्ता देने जाते हैं सर, जबकि वहाँ वो बोलती कि मैं शाम सुबह नाश्ता दे, ना नाश्ता मिल रहा है, ना सब्जी ढंग से मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, कभी कच्चा चावल पेट भर खाना भी नहीं मिलता बच्चों को। शहर के बजरंग घाट मनका टेकरी के निकट नाले में बीते कई दिनों से भैंसें मरी हुई है, जो अब कंकाल का रूप धारण कर चुकी हैं और इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा, यहाँ लोगों ने सुबह और शाम को भ्रमण के लिए आना बंद कर दिया। इस स्थान पर भ्रमण के लिए आने वाले गोपाल सिंह धुर्वे ने बताया कि बीते कई दिनों से यहाँ पर 2 भैंसें मरी हुई पड़ी हैं, जो अब कंकाल का रूप ले चुकी हैं। इस विषय में उनके द्वारा नगरपालिका और अन्य जिम्मेदार लोगों को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, दूषित पानी नदी में जा रहा है। ये कन्हारी मिट्टी में ये भैंस चरते चरते उतरी होंगी पानी पीने और वो फंस गई, तो एक को मैंने निकालने की कोशिश किया और लोगों को बताया, फिर भी वो नहीं निकाल पाए। इधर आजू बाजू जो भैंस पालक है उनको ही बताया था, उनने भी नहीं निकाले उसको। हमारी नहीं करके छोड़ दी, आखिर वो मर गई और मर की इस हालत में पहुंच गई, सड़ गई है और वो पानी बह के जा रहा है शंकर घाट का जो फिल्टर प्लांट है, पाइपलाइन वहाँ जाता है, ये पूरा पानी यहीं से बह के। लगभग कितने दिन पुरानी बात है? ये हो गया 10 से 12 दिन हो गए इसको। इसकी जानकारी आपने नगरपालिका को दिए? नगरपालिका को दिए थे, मैंने बोला था गाड़ी ले जाके उसको रस्सी बांध के निकाल लो या दवाई डाल के वहीं दफना दो, तो भी ध्यान नहीं दिया गया। तो वहाँ से कोई कर्मचारी आया कि नहीं? यहाँ पर कोई नहीं आया रहता तो वहाँ दवाई डली रहती। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवर गांव से पुलिस व गौ रक्षकों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर अवैध रूप से कत्लखाने ले जाते 138 नग मवेशी जब्त किए, जहां से आरोपी फरार हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों से गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि 24 नवंबर की रात्रि में ग्राम से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मवेशियों को महाराष्ट्र स्थित कत्लखाने लेकर लोग जाने वाले हैं, जिस पर गौ रक्षकों द्वारा पुलिस को सूचना देकर उक्त स्थान पर दबिश देकर घेराबंदी कर घात लगाए हुए थे। तभी अचानक 2 हिस्से में करीब 300 मवेशी आते दिखाई दिए, जिन्हें कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्रूरता पूर्वक मारपीट कर ले जाया जा रहा था। और जैसा कल की रात में हमें मालूम चला कि लगभग 300 की संख्या में यह गौवंश थे, जो नेवर गांव करीबन में वहां से वो कहीं बाजार से लेकर के आ रहे थे और उनको ले जाया जा रहा था महाराष्ट्र की ओर। और हमारे उसके बाद उन्हें रोकने पर उनके जो ट्रक में लोड करने वाले थे उन्हें, तो ट्रक लेकर के वो भाग गए। उसके बाद उनके साथ जो आदमी थे जिनको जो मालिक थे जानवरों के, वो भी भाग गए। और इन सभी प्रोसेस में हम सबसे पहले पुलिस को साथ में रखते हैं। स्वयं हम अवैध रूप से कोई काम नहीं करते। पुलिस के माध्यम से, पुलिस की जानकारी में रख करके, पुलिस के मार्गदर्शन में ये समस्त काम किया जाता है। अधिकतर मवेशी वृद्ध थे, जिन्हें रोककर पूछताछ की गई तो कुछ लोग मवेशियों को लेकर भागने लगे और बाकी आरोपी भी मवेशी छोड़कर फरार हो गए, जिस पर उक्त मवेशियों को थाना वारासिवनी पुलिस एवं गौ रक्षकों के द्वारा वारासिवनी गौशाला में लाकर सुरक्षित रखवाया गया और गौरक्षकों के द्वारा पुलिस में उक्त अवैध मवेशी परिवहन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। हमें जो है अल सुबह सूचना मिली थी कि गोवंश प्राणियों का जो है अवैध परिवहन किया गया, जिसकी तस्दीक में थाने से बल रवाना किया गया और तस्दीक करने पर वो सही पाया गया, जिस पर जो है सारे जो जानवर हैं उनको विधिवत रूप से गौशाला पहुंचाया गया है और आरोपी जो है उसके वो फरार है वर्तमान में। इसके जी सर, इस मामले में कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं का भी सहयोग? बिल्कुल, हमको जो सूचना थी वो बजरंग दल से ही प्राप्त हुई थी और उनके द्वारा जैसे ही सूचना दी गई तत्काल जो है उस पर से कार्रवाई की गई। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस के द्वारा नगर के हनुमान चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख तौर पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सरस्वाल सहित तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि केंद्र में काबिज भाजपा की सरकार के द्वारा किसानों की अनदेखी की जा रही है। अतिवृष्टि में किसान बेहाल है और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। जीएसटी ने जो है इस प्रदेश में मार पड़ी है। आप जीएसटी से भी जो है त्रस्त है बड़े बड़े उद्योगपति। ये किसका पैसा माफ कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कारपोरेट टैक्स 45% उन कारपोरेट कंपनियों को देना पड़ता था। 30% सामान्य व्यक्ति को है, 20 लाख के ऊपर 30% इनकम टैक्स देना पड़ता है, मगर कारपोरेट टैक्स 45% था। इन्होंने उन कारपोरेट घरानों को मोदी, अंबानी, अडानी और ये रूसिया और ये जितनी कंपनियां हैं इनके कारपोरेट टैक्स में आधा माफ कर। वहीं पूर्व विधायक श्री सरस्वाल ने कहा कि धान की खरीदी 2 नवंबर से आरंभ हो जाना था, लेकिन यह गलती स्थानीय प्रशासन की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की है, क्योंकि किसानों के लिए वहां से राशि नहीं दी जाती। लोगों को उपस्थित होना है ताकि केंद्र सरकार हिल जाए। वादा खिलाफी जबरदस्त है केंद्र सरकार की। जो भी उन्होंने वादे किए हैं कोई भी पूरे नहीं किए हैं और सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है तो कृषक वर्ग ही प्रताड़ित हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश किसान आधारित प्रदेश है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी उदय सिंह नागपुरे ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया, जबकि कमलनाथ सरकार ने अपने स्तर पर जहां एक ओर किसानों की पूरी मदद की है, वहीं उनके कर्ज माफी के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार बाकी राशि जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे रही है, इसलिए किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पाता। आज कर्ज माफी की जो बात है, अभी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बड़े बड़े उद्योग घरानों का कर्जा माफ हो गया और इन्होंने कभी भी किसानों के हित में, किसानों की समस्या की ओर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। वहीं कटेंगी विधायक श्री सहारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रकार से मध्य प्रदेश के ऊपर जो संकट छा रहा है, हमारे कमलनाथ जी एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री भारत मध्य प्रदेश को मिले हैं कि उनके नेतृत्व में प्रदेश आज अपने खुशहाली के रूप में देख रही है। लेकिन कोई भी काम होता है तो उसके लिए आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारे जो केंद्र में जो सरकार है उसका जो रवैया है वो हमारे साथ में सहयोगपूर्ण नहीं है, निश्चित रूप से द्वेषपूर्ण उनका रवैया है। और आज वहीं कांग्रेसी नेत्री पुष्पा बिसेन ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में 15 साल शासन कर इसे खोखला कर दिया है। अब प्रदेश का खजाना खाली है, इसके बावजूद भी कमलनाथ सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी भरपाई के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने हमारे केंद्र सरकार से जाकर मोदी जी के पास जाकर राशि की मांग की। 8,000 करोड़ रुपए की मांग की जाती है, लेकिन जब हमारे प्रवक्ताओं ने बताया कि हमें 1,000 करोड़ रुपए दिए गए, बाकी के 7,000 करोड़ रुपए की भरपाई कहाँ से होगी? क्या मध्य प्रदेश में राशि उपलब्ध है? नहीं, क्योंकि विगत 15 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया। इतना ज्यादा घोटाला हुआ है, इतना ज्यादा लोगों का शोषण हुआ है, इतना ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, किसानों का शोषण हुआ, गरीब मजदूर का शोषण हुआ, हमारा पूरा मध्य प्रदेश खाली हो गया। मध्य प्रदेश का वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। खौफ का माहौल है, दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, किसानों को लाठियां चलाई जा रही है, किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने केंद्र सरकार से 8,000 करोड़ रुपए की मांग किसानों के हक के लिए की साथियों, परंतु मिला क्या? मिला कुछ नहीं। केंद्र की सरकार ने मात्र 1,000 करोड़ रुपए का वापिस रवाना कर दिया। आज हमारे किसान भाइयों का धान खरीदने जा रहा है। मैं आज अखबार में
वहीं जुगल शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा के 28 सांसद हैं, इसके बाद भी किसानों को अतिवृष्टि के लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी गई। जिस प्रदेश मध्य प्रदेश में जिस भारतीय जनता पार्टी के 29 सांसदों में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र में, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार इस मध्य प्रदेश के किसानों की अतिवृष्टि के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी की सरकार को 8,000 करोड़ की राशि से देने से इनकार करती है। ये इनकी करनी और कतनी के खिलाफ जिन आदिवासियों के लिए, जिन किसानों के माध्यम से, जिन मजदूरों के माध्यम से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जिस मध्य प्रदेश में 28 संसद जीत कर आए। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों ने भी विचार रखे। वहीं कार्यक्रम के अंत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार ने कॉलेजों में आयुर्वेदिक पद्धति से होने वाले पीजी कोर्स की समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक को 6 वर्षों के भीतर पीजी कोर्स करना होगा। इस समय अवधि के बीत जाने के बाद वह आयुर्वेदिक पद्धति में एमडी की उपाधि प्राप्त नहीं कर पाएगा। वहीं इस निर्णय को लेकर आयुष विभाग के चिकित्सक एस साकेत ने कहा कि पूर्व में चिकित्सकों के लिए पीजी कोर्स करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं थी और कोई भी चिकित्सक अधिकारी या चिकित्सक या साथ आसानी से कभी भी पीजी कोर्स कर लेता था, लेकिन इस नियम के बन जाने से काफी दिक्कतें होंगी। जो सरकार ने समय सीमा निश्चित कर दी गई है कि ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए केवल 6 साल के अंतर्गत ही आप कर सकते हैं। इसमें जो भी अभी ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी स्टूडेंट निकले हैं या और जो भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए तो एक बड़ी दिक्कत की बात है कि केवल 6 साल के अंतर्गत ही वो पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो पहले इसका जो नियम सर्कुलर जो सरकार के पास था कि आप कभी भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते थे, तो इससे क्या है कि आयुर्वेद चिकित्सा जो चिकित्सा अधिकारियों या चिकित्सक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो करना चाहते थे तो अब उसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। कटंगी थाना अंतर्गत चाकाहेटी में जादू टोने के शक में पड़ोस के लोगों ने ही देवर भाभी पर प्राणघातक हमला कर दिया। घायल सुनील बिटले ने बताया कि उनके बड़े पिताजी टेकचंद बिटले को जादू टोने के शक में पड़ोस में रहने वाले सिंघन धूपे परिवार ने रास्ता रोका और देवर भाभी पर प्राणघातक हमला कर दिया। भाभी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव में बीते दिनों जिले के मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें 3 नाम होल्ड पर रखे गए थे। देर से ही सही, लेकिन रविवार की देर शाम को वारासिवनी नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान, कटंगी मंडल अध्यक्ष मुकेश राहंगडाले, बैहर मंडल अध्यक्ष विजय कटियार के नाम तय हुए। सोमवार को इन सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का जिला भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। देखिए, अभी पहले हमारे 17 मंडल थे बालाघाट जिले में, जो बढ़कर 23 हो गए, जिसमें से 20 मंडलों की घोषणा हो गई थी और ये 3 मंडल वारासिवनी, कटंगी नगर वाले जो थे और बैहर, ऐसे करके 3 मंडलों में थोड़ा चल रहा था। कुछ लोगों का आग्रह रहा, कुछ रहा, लेकिन आखिरी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी विवादों में नहीं रहती और सभी लोग मिल बैठ करके, हमारी भारतीय जनता पार्टी में सब लोग मिल बैठ करके उसको तय करते हैं। तो उसके तय वहाँ पर विजय कटियार हुआ बैहर में, और वारासिवनी में हमारे दीप चौहान जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है, ऐसे ही मुकेश राहंगडाले। धोखाधड़ी के मामले में जबलपुर के बंटी बबली को 4 वर्ष के कारावास और 90,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में जबलपुर के बंटी बबली के नाम से प्रसिद्धि पा चुके सौरभ सिंह यादव उम्र 32 वर्ष निवासी आधारताल जबलपुर और सोनल सेठी उम्र 29 वर्ष निवासी धमापुर जबलपुर को 4 वर्ष के कारावास व 90,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धोखाधड़ी के मामले में जबलपुर के बंटी और बबली को 4 वर्ष का कारावास। कत्लखाने ले जाते 138 मवेशी किए गए जब्त, आरोपी फरार, पुलिस व गौ रक्षकों की संयुक्त कार्यवाही में मिली सफलता। जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन अनिश्चित काल के लिए बंद, रोजाना 200 लोगों को हो रही परेशानी। कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने की आत्महत्या, चरेगांव के मोरिया की घटना। नक्सली खौफ के बीच जिले के सभी बीटों में हुई बांस कटाई शुरू, शासन को बेहतर राजस्व मिलने की उम्मीद। पीएम आवास के लिए एक बार फिर बोट्टा हजारी की 104 हितग्राहियों ने लगाई गुहार। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के लिए दोबारा हुआ आदेश जारी, जल्द पालन किए जाने के आदेश। 5 दिसंबर को आयोजित की जाएगी पटवारी परीक्षा की 5वीं काउंसलिंग। और आदिवासियों को जन्म और 13वीं के लिए अनाज देने की योजना पर नहीं हुआ अमल, समाज के लोगों में आक्रोश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।